Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रो पीसीएस के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है यदि आप एमपी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्पेसिफिकली आप यदि असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन जो एमपीपीएससी कंडक्ट करने वाला है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन 2025, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत रिलेवेंट है। इसके अलावा भी जो एक्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सिलेबस है असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन का। और यहाँ पर अगर आप यूनिट 9 में आएंगे, जस्ट अ सेकेंड, यस, जैसे ही हम यूनिट 9 में आएंगे तो यूनिट 9 में मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन एंड रेगुलेटरी कमीशंस को हमको कवर करना है। और इसमें फर्स्ट अगर आप टॉपिक देखेंगे तो है एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमिटी मध्य प्रदेश। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैंने इससे पहले जब रिसोर्सेज का वीडियो अपलोड किया था तभी मैंने कहा था कि ये कुछ एक्ट्स हैं जिनको आप अगर एक्ट का जो पीडीएफ है उससे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको सारी बातें बहुत जल्द समझ में आ जाएंगी और उसके बाद आप अपना सेल्फ नोट बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी को कवर करने की आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की है। हालांकि ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ये एडिटेड है, ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको नोट कर सकते हैं। आप देखिए हम वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिलेबस एंड द एग्जामिनेशन, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आई बिलीव वी आर वेरी वेरी क्लियर। ओके, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिलेबस में भी एक बार देख लेते हैं, एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमिटी मध्य प्रदेश, इसको एएफआरसी भी कहते हैं, AFRCMP। ओके, दैट इज एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमिटी मध्य प्रदेश। ओके, अब यहाँ पे जो एक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षा संस्थान प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण अधिनियम 2007। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे द मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था, ओके, एएफआरसी, प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण अधिनियम 2007। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे एएफआरसी एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमिटी जो है वो बहुत क्लियरली दिया हुआ है, हम उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहले इस एक्ट की हम बात करते हैं तो दिस इज एक्ट नंबर 21 ऑफ 2007। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप अपने साथ एक नोटबुक रखिए ताकि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट कर सके, बिकॉज हम एक्ट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करें। इस वीडियो की जो लेंथ है, जो ड्यूरेशन है, वो थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तो आप स्पीड जो है वो इंक्रीज करके देख सकते हैं। ओके, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जल्द से जल्द जो पूरा इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो इस वीडियो के माध्यम से मिल सके और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो दिस इज एक्ट नंबर 21 ऑफ 2007। ये आपको एक्ट नंबर याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके, अधिनियम का नाम है मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण अधिनियम 2007। ओके, तो देखिए सबसे पहला हमने ये देख लिया कि ये एक्ट नंबर 27 है, एक्ट नंबर 27 ऑफ, सॉरी नॉट 27, आई एम सो सॉरी, 21, एक्ट नंबर 21 ऑफ 2007। ओके, एक्ट नंबर 21 2007, ये याद रखना है, 212007, ऐसे आप याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, एएफआरसी 212007, ऐसे आप याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये याद रहेगा और आई होप अभी याद हो गया होगा ना। एएफआरसी हमको याद रखना है, एडमिशन फी रेगुलेटरी कमिटी, एक्ट नंबर 212007। ओके, मतलब एक्ट नंबर 21 ऑफ 2007। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि कितने चैप्टर्स हैं, इस बात को प्लीज ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है जहां पे आपको टाइटल, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन, डेफिनेशंस मिलेंगी। चैप्टर नंबर 2, सो वी हैव वन चैप्टर ओवर हियर, देन अगेन अनदर चैप्टर एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमिटी, अनदर चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 विच इज एडमिशंस, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कैसे होंगे, कब लेने होंगे, एडमिशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, एंड चैप्टर नंबर 4 जो है आपका वो है फी से रिलेटेड, फिक्सेशन ऑफ फी, एंड चैप्टर नंबर 5 जो है वो मिसलेनियस है जिसमें हम अपील, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, पावर टू मेक रूल्स, पावर टू मेक रेगुलेशंस, रूल्स टू बी लेड बिफोर लेजिस्लेटिव असेंबली, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ एंड रिपील एंड सेविंग्स, ये हमको आपके चैप्टर 5 में देखने के लिए मिलेगा। टोटल कितने चैप्टर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टोटल 5 चैप्टर्स। ठीक है, तो जो टोटल चैप्टर्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं। एक्ट नंबर 21 ऑफ 2007 which has total 5 chapters and 17 sections. This is very very important.
ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे टोटल 17 सेक्शंस हैं और 17 सेक्शंस टोटल 5 चैप्टर्स में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करें, एक्ट नंबर 21 ऑफ 2007 एमपी निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण अधिनियम। ठीक है, इसमें 5 चैप्टर्स हैं और साथ साथ में 17 सेक्शंस हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसे याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, तो एडमिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 2 एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमिटी, इसमें जो सेक्शन 4 है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। टोटल 17 सेक्शंस में से जो सेक्शन 4 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई, बिकॉज ये एएफआरसी जो कमिटी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कॉम्पोजिशन, डिस्क्वालिफिकेशन और फंक्शंस, ये सारे के सारे सेक्शन 4 में दिए हुए हैं। ठीक है, इसके सब सेक्शंस हैं, लेकिन ध्यान रखना है हमको। ठीक है, और चैप्टर 2 में सेक्शन 4 है। अगर सेक्शन 1 की बात, चैप्टर 1 की बात करते हैं, इसमें सेक्शन 1 2 3 है। 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट रहेगा। सेकंड में एप्लीकेशन, ठीक है, कि एक्ट अप्लाई किस पर होगा, और फिर डेफिनेशंस हैं। तो ये भी याद रखना, सारी जो डेफिनेशंस हैं वो चैप्टर 1 के 3rd सेक्शन में दिए हुए हैं। और एएफआरसी का कॉम्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्वालिफिकेशन, फंक्शन ऑफ कमिटी, ये सारा सेक्शन 4 में दिया हुआ है। देन वी हैव एडमिशंस। ठीक है, तो एडमिशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 जो है आपको याद रखना है, 5 6 7 8 जो है वो एडमिशन से संबंधित है और चैप्टर नंबर 3 में है। चैप्टर नंबर 2 में एएफआरसी के बारे में बात की गई है, चैप्टर नंबर 3 में एडमिशंस की बात की गई है, सेक्शन नंबर 5 6 7 8। ओके, एंड देन चैप्टर नंबर 4 फी से रिलेटेड है, सेक्शन नंबर 9, और बाकी सब मिसलेनियस है फ्रॉम 10 to 17। ठीक है, क्या हमको ये सारी बातें क्लियर हो गई? इफ यस, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि हम डेप्थ में डिस्कस कर रहे हैं इस एक्ट को, जिससे एक ही वीडियो के माध्यम से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये टॉपिक आपका कवर हो जाए। ये यूनिट 9 का आप देख सकते हैं, हमने सिलेबस में भी डिस्कस किया है, फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 9 का। ठीक है, चलिए, सो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, डेट पूछी जाती है। ठीक है, तो ये एमपी गैजेट में जिस दिन पब्लिश किया गया वो है 4 अगस्त 2007, एक्ट नंबर 21 ऑफ 2007। ठीक है, और आपको याद रखना है 4/8/2007 के दिन इसे गैजेट में पब्लिश किया गया था, ये भी हमको याद रखना है। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये एक्ट क्यों बनाया गया। ठीक है, सो एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशंस ऑफ एडमिशंस एंड फिक्सेशन ऑफ फी इन प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन in the state of MP, and to provide for reservations of seat to persons belonging to the SC, the ST and OBC classes in professional educational institutions and the matter connected therewith or incidental thereto। इसका मतलब क्या होता है, इस बात को प्लीज ध्यान से समझिए कि ये इसका नाम ही है ना, मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण। प्रवेश की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, कौन कौन से कंडीशंस हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे, रिजर्वेशन क्या रहेगा, कितनी फीस है। देखिए, ऐसे में कोई भी जो यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, कोई भी प्राइवेट या निजी जो व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं हैं, वो आपसे कुछ भी फीस नहीं ले सकती। उस सबके निर्धारण के लिए मध्य प्रदेश में ये अधिनियम जो है वो लाया गया। ठीक है, तो देखिए, अब सबसे पहले हम चैप्टर 1 देखेंगे, सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस एक्ट को मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण अधिनियम 2007 कहा जाएगा। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दैट इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, एंड इट शेल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। तो कब पब्लिश किया गया, हमने अभी 4 अगस्त 2007 देखा है। ठीक है, अब आपने देख लिया इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ मध्य प्रदेश, इसका दूसरा नाम भी हमने देख लिया, मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण अधिनियम 2007 2007। ओके, नाउ and it extends to the whole of Madhya Pradesh. Now let's talk about the एप्लीकेशंस, कहाँ अप्लाई होगा, इस बात को प्लीज ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम किए जा सकते हैं। ओके, देखिए, वी कैन नॉट से कि सारे क्वेश्चंस क्या पूरे यूनिट 9 के क्वेश्चंस इससे ही तो आने वाले नहीं है ना, बट अब हमें हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विथ लिमिटेड नंबर ऑफ पोस्ट अगर किसी एग्जाम में है तो हर एक क्वेश्चन बहुत मेजर रोल प्ले करता है।
ओके और वो आपका सिलेक्शन निर्धारित करता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके तो यदि हम यहाँ पे देखें एप्लीकेशन की बात, तो एक्ट कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है। इंस्टीट्यूशंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, इस बात को ध्यान से लिख लीजिए, जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स देयर टू इम्पार्टिंग प्रोफेशनल एजुकेशन, और या फिर कोई अन्य ऐसी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं जो कि प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं other than those promoted and maintained by the central और state government। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि वो डीम टू बी यूनिवर्सिटीज या कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो कि प्रोफेशनल एजुकेशन को इम्पार्ट कर रही हैं, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षण जिसको आप कहते हैं, अदर देन दोज प्रमोटेड एंड मेंटेन्ड बाय। लेकिन इसमें सॉरी इसमें जो प्रोफेशनल एजुकेशन के जो आप कह सकते हैं विषय होने चाहिए, वो नहीं होने चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रमोट करती है या मेंटेन करती है, इस बात का ध्यान देना है हमको, ठीक है। ओके and the private unaided professional educational institute affiliated to a university which is established under the Central or MP Act। इंस्टीट्यूशंस डीम टू बी यूनिवर्सिटीज, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, इसके अलावा प्राइवेट अनएडेड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी इस एक्ट के अंडर आएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। आई होप यहाँ तक हमें क्लियर है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना, तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, मैं उससे पूरी तरह से एड्रेस करने का प्रयास करूंगी, ठीक है। चलिए अब डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि हमको कुछ डेफिनेशंस को समझना है, हमको उनको याद नहीं करना, रटना नहीं है, हमको बस समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की बात की गई है। तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मतलब क्या? A central or state authority which is established by the central or state government for laying down norms and conditions for ensuring standards of professional education। ठीक है, तो appropriate authority मतलब वो central या state authority जिसको establish किया गया है केंद्र के द्वारा या आपके जो state government है उसके द्वारा, for laying down the norms and conditions for ensuring standards of professional education। ठीक है, इसके बाद आता है कैपिटेशन फी, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? कैपिटेशन फी, इस बात का भी ध्यान देना है। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी तो हमने देख लिया, सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट फॉर लेइंग डाउन नॉर्म्स एंड कंडीशंस फॉर इंश्योरिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी आ गई। सिंपल शब्दों में समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश की गई एक ऐसी अथॉरिटी जो सारे नॉर्म्स को और कंडीशंस जो होनी चाहिए जिससे जो स्टैंडर्ड है प्रोफेशनल एजुकेशन का वो बना रहे, उस अथॉरिटी को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कहा जाएगा। ओके और ये स्टैब्लिश भी किसके द्वारा की जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कैपिटेशन फी, ठीक है। प्लीज ध्यान से समझिए, इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। आप सुनेंगे, सुनकर आप समझ लेंगे, इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे इन पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। दिस इज पार्ट 1 जहाँ पे हम सिर्फ एक्ट को समझेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है कैपिटेशन फी। Okay, means any amount by whatever name called, whether in cash or in kind, paid or collected or received directly or indirectly in addition to the fees determined under this act। कैपिटेशन फीस का मतलब आप इस एक्ट के अंडर अंडर जो सेक्शंस हैं या जो रूल्स हैं उसके या जो नियम है उसके द्वारा निर्धारित की गई तय की हुई फीस के अलावा, ठीक है, जिस भी नाम से अगर एक्स्ट्रा कोई फी ली जा रही है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलोंग विद द फी डिटरमाइंड अंडर दिस एक्ट, जो फी फिक्स की जाएगी एज पर द रेगुलेशंस मेंशन्ड इन दिस एक्ट, उसको कैपिटेशन फी कहा जाएगा। ओके देन अगर हम थर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं, कमिटी मींस द एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 4 में हम कमिटी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, कमिटी क्या है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। देन द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सेक्शन 3 में 3D ये याद रखना है कि यहाँ पर आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताया गया है, उसकी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। देन फी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 3E भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3D में हमको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताया गया, ठीक है।
जो कि जो छात्र हैं या जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मेरिट को डिटरमाइन करने के लिए किया जाएगा, ठीक है, विच विल बी फॉलोड बाय सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर द पर्पस ऑफ मेरिट बेस्ड एडमिशन टू द प्रोफेशनल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन थ्रू अ सिंगल विंडो प्रोसीजर बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय एनी एजेंसी ऑथराइज्ड बाय इट, ठीक है, वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। फी का मतलब ऑल फी इंक्लूडिंग ट्यूशन फी एंड डेवलपमेंट चार्जेस, सभी प्रकार के जो शुल्क हैं उनको शामिल करने के बाद डेवलपमेंट चार्जेस और ट्यूशन फी को मिलाने के बाद जो टोटल अमाउंट रहेगा वो फी है, ठीक है। और जो फी निर्धारित की गई है एज पर द रेगुलेशन ऑफ दिस एक्ट, उसके अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी है वो कैपिटेशन फी है, ठीक है, याद रखेंगे। देन फॉरेन कैंडिडेट्स, person holding a foreign passport seeking admission in a deemed university imparting professional education or in a private unaided professional institution in मध्य प्रदेश, जो ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास फॉरेन पासपोर्ट है और एडमिशन लेना चाहता है वो फॉरेन कैंडिडेट कहलाएगा। मैनेजमेंट, एनी पर्सन और बॉडी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द प्राइवेट अनएडेड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। माइनॉरिटी अगर हम देखेंगे तो वो सभी माइनॉरिटीज जिनको सेक्शन 2F ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 के अंडर सेक्शन एक्ट नंबर 2 ऑफ 2005 में मेंशन किया गया है, वो सारी जो टर्म्स है वो माइनॉरिटी के अंदर यहाँ पे भी डिफाइन की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, एन इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग प्रोफेशनल एजुकेशन स्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय अ माइनॉरिटी, इस बात को समझिए, इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग प्रोफेशनल एजुकेशन established and administered by a minority, ये इंपॉर्टेंट है, established and administered by a minority, तब हम उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कहेंगे। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो प्रोफेशनल एजुकेशन इम्पार्ट कर रहा है जिसे एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, माइनॉरिटी, समझ में आया, ठीक है। देन एनआरआईज का डेफिनेशन है यहाँ पे, ओबीसी का डेफिनेशन है, प्राइवेट अनएडेड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है ये यहाँ पे डेफिनेशन एल में दिया हुआ है, a professional educational institution which is not receiving recurring financial aid or grant in aid from any state or central government and which is not established or maintained by the central government, the state government or any public body. Private unaided professional educational institution का मतलब जिसको किसी भी प्रकार की निरंतरता में अनुदान राशि नहीं प्राप्त हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या किसी अन्य पब्लिक बॉडी के द्वारा, तो उसको प्राइवेट अनएडेड, ठीक है, जिसको अनुदान नहीं मिलता, अनुदान मिल रहा है तो एडेड, अनएडेड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। देन प्रोफेशनल कोर्स का क्या मतलब है, अ कोर्स ऑफ स्टडी नोटिफाइड एज अ प्रोफेशनल कोर्स बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, कौन है, अपन ने देखा था जिसे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है, सच एज डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, वो प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अभी डिफाइन किया गया है। देन यहाँ ध्यान से समझिए, रिजर्व सीट, जो टोटल सीट्स हैं जिन्हें रिजर्व किया गया इन फेवर ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू दी एससी एसटीज एंड ओबीसी एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वो रिजर्व सीट्स होंगी। सैंक्शनड इनटेक, यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये इस टाइप के डेफिनेशंस पूछ लिए जाते हैं आपसे, means and implies the total number of seats sanctioned by an appropriate authority, कौन है appropriate authority, हमने फर्स्ट डेफिनेशन में देख लिया था, appropriate authority वो अथॉरिटी जिसे या तो केंद्र या तो राज्य सरकार ने निर्धारित किया, एस्टैब्लिश किया है, ठीक है। तो सैंक्शन इंटेक का मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो सैंक्शन हुई है उस अथॉरिटी के द्वारा एंड नोटिफाई की गई स्टेट गवर्नमेंट के लिए फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट्स इन ईच कोर्स ऑफ स्टडी इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो अलॉट की गई हैं वो सैंक्शनड इनटेक रहेगा। और उसके बाद एससी और एसटी को भी डिफाइन किया गया है जो कि एज पर आर्टिकल 341 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड 342 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो आई होप ये डेफिनेशन हमको क्लियर है, जो इंपॉर्टेंट है उनको हमने ध्यान से समझ लिया है, सुन लिया है, आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की। देखिए सेक्शन नंबर 4 जो है हमने देखा कि जो एएफआरसी है, एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमिटी, तो उसका जो कॉम्पोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, डिस्क्वालिफिकेशन है, फंक्शन है, वो सारा इस सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, the state government shall, by notification in the official gazette, constitutes a committee to be called as the AFR committee, that is AFRC, for the supervision and guidance of the admission process and for the fixation of fee to be charged from the candidate seeking admission in a private professional educational institution
ओके तो जो एडमिशन और फी रेगुलेटरी कमेटी है उसका काम क्या है, प्लीज ध्यान से समझिए, इसलिए मैंने यहाँ पे से अंडरलाइन किया है। सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द एडमिशन प्रोसेस का सुपरविजन, उसका गाइडेंस एंड द फिक्सेशन ऑफ फी टू बी चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट्स। तो सुपरविजन करना, गाइडेंस देना एडमिशन प्रोसेस का, और फी का फिक्सेशन करना, ये एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी का काम है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसके बाद जो सेक्शन आप समझ सकते हो 4(2) है सब सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 4 के अंडर जो सब सेक्शन 2 है उसमें मेंबर्स एंड चेयरपर्सन के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। द कमिटी शेल बी प्रिसाइडेड बाय अ चेयरपर्सन who has been a vice chancellor of a central university और a state university। सबसे पहले जो चेयरपर्सन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, चेयरपर्सन की अगर आप बात करते हैं तो ये वीसी होना चाहिए हु हैज बीन वाइस चांसलर, जो रह चुके हैं वाइस चांसलर कहाँ के, इधर एक स्टेट यूनिवर्सिटी के, ठीक है, और द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो या तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं या तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। ओके, और एन इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी और अ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, या तो वो वीसी होना चाहिए स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के या डीम टू बी यूनिवर्सिटी के, या तो एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो या तो वाइस चांसलर होने चाहिए स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या डीम टू बी यूनिवर्सिटी के, या तो एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होना चाहिए जिनकी रैंक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से छोटी नहीं होनी चाहिए, कम से कम ये रैंक तो होनी चाहिए। ओके, ये समझ में आया? चेयरपर्सन के बारे में है। एंड शेल इंक्लूड 4 अदर मेंबर्स, तो एक चेयरपर्सन हो गए, ध्यान से समझिएगा इस बात को। एक है चेयरपर्सन, ठीक है, जो कि वीसी होने चाहिए, वीसी रह चुके हो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या डीम टू बी यूनिवर्सिटी के, या तो कोई ऐसे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बिलो ना हो। ठीक है, चेयरपर्सन प्लस 4 अदर मेंबर्स, ठीक है, टोटल 5 मेंबर्स हो गए अदर मेंबर्स। ठीक है, तो एक तो चेयरपर्सन चाहिए, चेयरपर्सन के अलावा 4 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, 4 other members having expertise in matters of finance। मैटर ऑफ फाइनेंस मतलब जैसे सीए होते हैं ना, चार्टेड अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो एक कोई ऐसा होना चाहिए मैटर ऑफ फाइनेंस जिसको पता हो, एक की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जिसका बहुत अच्छा कमांड हो, एंड टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन। ध्यान से समझिएगा, 4 other members having expertise in matter of finance, फाइनेंस का मैटर नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ नंबर 2, टेक्निकल एजुकेशन एंड मेडिकल एजुकेशन। 4 ऐसे सदस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4, इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। चेयरपर्सन प्लस 4 अदर मेंबर्स, ठीक है, जिसमें ध्यान से समझिएगा जो 4 अदर मेंबर होंगे उनमें से एक फाइनेंशियल मैटर्स का एक्सपर्टीज रखता होना चाहिए, दूसरे जो है वो एक्सपर्ट होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ के, तीसरे टेक्निकल एजुकेशन के, एंड द अदर वन मेडिकल है। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझेंगे इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सब सेक्शन 3 में हम अब आ जाते हैं। तो अगर हम सब सेक्शन 3 की बात करें, ये टेन्योर के बारे में है। द टर्म ऑफ कमिटी शेल बी 3 years। इस बात को ध्यान से समझेंगे, इस कमिटी का जो टेन्योर रहेगा वो 3 years रहेगा from the date of its notification, and in case of any vacancy arising earlier for any reason, the state government shall fill such vacancy for the remainder of the term। तो देखिए 3 साल का टेन्योर रहेगा, लेकिन बीच में कोई वैकेंट पोजीशन हो गई, ठीक है, चेयरपर्सन की, अदर मेंबर की, तो जितना टेन्योर बचा रहेगा, जितना समय बचा रहेगा, उस बचे समय के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वो वैकेंसी को फिल कर सकती है फॉर दैट पर्टिकुलर रिमाइंडर टर्म। जितना टर्म बचा है 3 साल में से जितना समय बचा है, उस समय के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पोजीशन को फिल कर सकती है। ओके, no act or proceedings of the committee shall be deemed to be invalid by reason merely of any vacancy or any defect in the constitution of the committee। कमिटी में कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर नहीं है, मतलब जो 4 मेंबर्स हैं
वो मेंबर्स प्रॉपर नहीं है या कोई वैकेंसी है, तो उसके चक्कर में सिर्फ उसकी वजह से कोई भी प्रोसीडिंग या एक्ट जो है, जो कमेटी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उनको इनवैलिड नहीं, shall be deemed to be invalid by reason merely of any vacancy or any defect in the constitution of the committee। तो कोई भी एक्ट जो है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमिटी शेल बी डीम टू बी इनवैलिड, उनको इनवैलिड नहीं समझा जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ वैकेंसी और एनी डिफेक्ट इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी। ठीक है, इसके बाद कंडीशंस दी गई हैं। No person who is associated with a private, aided or unaided educational institution shall be eligible for being a member of a committee। कोई भी व्यक्ति जो किसी प्राइवेट, एडेड और अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करता है, वो एलिजिबल नहीं होगा फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ द कमिटी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। The chairperson or any member of the committee shall cease to be so if he performs any act which in the opinion of state government is unbecoming of chairperson or a member of the committee। कोई भी ऐसा काम जो आप जिस पोजीशन पे हैं उस पद की गरिमा को नहीं अलाइन करता, वो आप नहीं कर सकते। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ ध्यान से समझिएगा, section subsection 7 of section 4, the committee may frame its own procedures in accordance with the regulation notified by the state government। अपने जो procedures हैं वो कमेटी खुद निर्धारित कर सकती है। The committee, ये subsection 8 is again very important। The committee may require a private, aided or unaided professional educational institute or a deemed university to furnish by a prescribed date information as may be necessary for enabling the committee to determine the fee that may be charged by the institution in respect of each professional course, and the fee so determined shall be valid for such period as notified by the state government। जो कमेटी है वो किसी थर्ड पार्टी को, यहाँ ध्यान से समझिएगा, एक किसी प्राइवेट, एडेड और अनएडेड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या डीम्ड यूनिवर्सिटी को, ठीक है, जो हेल्प कर सकता है इस कमेटी की फॉर द थिंग्स रिलेटेड टू द फीस, मतलब जो फीस का निर्धारण है उससे संबंधित अगर किसी प्रकार की भी कमेटी को हेल्प चाहिए होगी, प्राइवेट, एडेड या अनएडेड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या डीम्ड यूनिवर्सिटी, वो ऐसा कर सकते हैं, वो मदद कर सकते हैं बाय अ प्रिस्क्राइब डेट इंफॉर्मेशन जो जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद जो कमेटी है वो फी का निर्धारण करेगी। इस बात को प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिए, शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। जो कमिटी है वो प्राइवेट, एडेड या अनएडेड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या डीम्ड यूनिवर्सिटी से एक प्रिस्क्राइब डेट तक इंफॉर्मेशन जो है वो मांग सकती है। ठीक है, जिससे जो कमिटी है वो फीस का निर्धारण प्रॉपरली कर सके फॉर ईच प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसके बाद सबसेक्शन जो 9 है वो कंप्लेंट्स रिलेटेड टू एडमिशन है। ठीक है, the committee may hear complaint with regard to admission in contravention of the provision contained herein, collecting of capitation fee or fee in excess of fee determined। देखिए कौन कौन से कंप्लेंट्स को कमिटी एड्रेस करेगी। सबसे पहले कैपिटेशन फी, मतलब जो निर्धारित फी है उससे ऊपर का कोई जो फी है वो लेना। ठीक है, और एक्सेस फी जो है वो अगर ले रही है तो कमेटी उसको एड्रेस करेगी, कर सकती है उस इशू को। If the committee after inquiry finds that there has been any violation of the provision for admission on the part of the unaided professional colleges or institution, it shall make appropriate recommendation for returning any excess amount collected to the person concerned, and also recommend to the government for imposing a fine up to 10 lakh rupees। Very important। तो यदि देखिए सपोज कोई विद्यार्थी है, उनसे कोई यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, एडेड, अनएडेड यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एक्सेस फी चार्ज कर रही है। ठीक है, तो कमिटी अगर इसे सत्य पाती है तो सबसे पहले तो वो यूनिवर्सिटी को बोल सकते हैं कि जो एक्सेस अमाउंट है आप लौटा दीजिए। ठीक है, या वो गवर्नमेंट को रिकमेंड भी कर सकती है 10 लाख तक का जुर्माना। ठीक है, and the government government may or receipt of such recommendation fix the fine and collect the same in the case of such violation, or decide any other course of action as it deem fit, and the amounts so fixed together with interest thereon shall be recovered as if it is an area of the land revenue, and the commitment may also declare admission made in respect of any or all seats in a particular college or institution to be dehots merit and therefore invalid, and communicate the same to the concerned university। ओके, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि
अगर एक्सेस अमाउंट में फीस ली जाती है और कमिटी इसे सत्य पाती है तो 10 लाख तक का फाइन जो है वो यहाँ पे होगा, और नेसेसरी एक्शन जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, ये यहाँ पे लिखा गया है। ये दिस 10 लाख रुपीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ठीक है। देन अब आगे की अगर हम बात करें तो वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट लिखा है। द कमिटी में इफ सेटिस्फाइड दैट एनी अनएडेड प्रोफेशनल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन हैज वायलेटेड any of the provision of this act and after approval of the state government recommended to the university or appropriate authority for withdrawal of the affiliation or recognition of such college or institution or decide any other course of action as it deems fit, ठीक है। तो अगर देखा जाता है कि जो अनएडेड प्रोफेशनल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन है वो वायलेट कर रहे हैं प्रोविजंस को इस एक्ट के, ठीक है, तो उनका जो अफिलिएशन है, ठीक है, या रिकॉग्निशन है, ठीक है, वो विड्रॉ किया जा सकता है। देन अगर हम सब सेक्शन 11 में देखेंगे, द कमिटी शेल हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, ये हम देख चुके हैं, इन ऑल मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इट्स डिसफंक्शंस एंड शेल फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एनी इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट हैव ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908 which is act 5 of 1908 while trying a suit in respect of the following matters: summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath, requiring discovery and procedure of any document, receiving evidence or affidavit, issuing commissions for the examination of witnesses। ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, as per the regulations of this act कमिटी कर सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड द कमिटी शेल इंश्योर दैट द एडमिशन इन एन इंस्टीट्यूशन इज डन इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। ओके, ये बहुत सिंपल सी बात है। देन वी हैव चैप्टर 3 विच इज एडमिशन, ठीक है। ध्यान से समझिए, सेक्शन 5 जो है वो एलिजिबिलिटी की बात करता है, ठीक है। The eligibility for admission to a private unaided professional educational institutional shall be such as may be notified by the appropriate authority। फिर से appropriate authority कौन है, हमने देखा है एक ऐसी अथॉरिटी जो या तो केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गई है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी जो अथॉरिटी डिसाइड करती है, appropriate authority the central institution और the state आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वो डिसाइड करेगी एलिजिबिलिटी, ठीक है। इन प्राइवेट अनएडेड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एडमिशन टू सैंक्शनड इनटेक मतलब टोटल सीट, ठीक है, शेल बी ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो होना चाहिए प्राइवेट अनएडेड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो भी किस तरीके से, एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट जिस भी अनुसार चाहे उस अनुसार निर्देशित कर सकती है यूनिवर्सिटी को फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। Then admission, section 7. Every admission to private unaided professional educational institutions shall be made in accordance with the provision of this act and or the rules made thereunder, and every admission made in contravention thereof shall be void। इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऐसा एडमिशन होता है जो इस एक्ट के अकॉर्डेंस में नहीं होता है, वॉयलेट करते हुए होता है, तो उस एडमिशन को नहीं माना जाएगा, thereof shall be void यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देन रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है, तो क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 30 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होगा SC ST OBC को एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। देन वी हैव सेक्शन 9 व्हिच इज अंडर चैप्टर 4 फिक्सेशन ऑफ फी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फी के फिक्सेशन को निर्धारित करते हैं। नंबर 1, लोकेशन ऑफ द प्राइवेट अनएडेड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है, नेचर ऑफ द प्रोफेशनल कोर्स, किस प्रकार का कोर्स है, लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट भी कंसीडर की जाएगी, टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अवेलेबल, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ एंड इक्विपमेंट्स एंड द एक्सपेंडिचर ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस, इन सबको देखा जाएगा। देन अ रीजनेबल सरप्लस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, ये सब के अलावा जो रीजनेबल सरप्लस यानी एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है वो उसके बेसिस पे, एंड एनी अदर रिलेवेंट फैक्टर जो कमिटी पाएगी, इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे जो फी है उसका निर्धारण किया जाएगा।
The committee shall determine in the manner prescribed the fee to be charged by the private unaided professional educational institution. The committee shall give the institution an opportunity of being heard before fixing any fee. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है ना कि कमिटी अपने मन से कुछ भी निर्धारित कर देगी और इंस्टीट्यूशन को भी वो मानना ही पड़ेगा। जो इंस्टीट्यूशन है वो अपना जो मत है, अपना जो विचार है, वो रख सकता है कमिटी के सामने। ओके एंड उसके बाद ये भी बात यहाँ पे निर्धारित की गई है, प्रोवाइडेड दैट नो सच फी एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमिटी शेल अमाउंट टू प्रॉफिटेरिंग और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। लेकिन कोई भी ऐसी फीस जो कमिटी के द्वारा निर्धारित की गई है वो प्रॉफिट नहीं करनी चाहिए या कमर्शियलाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए एजुकेशन के, या यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस है जहाँ पे सेक्शन 10 में अपील के बारे में बात की गई है, सेक्शन 11 एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, सेक्शन 12 पावर टू मेक रूल्स एंड सेक्शन 13 पावर टू मेक रेगुलेशंस जो कमिटी के पास रहेंगे, सेक्शन 14 रूल्स टू बी लेड बिफोर लेजिस्लेटिव असेंबली, सेक्शन 15 पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, सेक्शन 16 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ एंड सेक्शन 17 रिपील एंड सील। ओके सो ये टोटल 17 सेक्शंस और 5 चैप्टर्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा था लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि हम सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ से कवर कर लें। आप अगर इस वीडियो से नोट्स बना लेंगे तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद बस आपको कुछ एमसीक्यूज लगाने की जरूरत है टू चेक कि आपने ये अच्छे से समझ लिया है या नहीं। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप एक बार चाहें तो इस वीडियो के, अगर वीडियो का ड्यूरेशन आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप पार्ट्स में इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा पार्ट देखिए, कुछ टाइम तक के लिए देखिए, फिर पॉज कीजिए, फिर देखिए और अपने नोट्स बनाइए, उनका रिवीजन कीजिए। और ऐसे ही दूसरे एक्ट जो हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट कौन सा जो एक्ट है या प्रोविजन है जो आप चाहते हैं उसे मैं डिस्कस करूं, मुझे बताइए। वैसे मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे और एमपी ह्यूमन राइट कमीशन, एमपी वुमेन्स कमीशन, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले कौन सा करें ये आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइए, प्लीज अपना फीडबैक दीजिए। आप चाहते हैं कि सारे एक्ट्स हम ऐसे ही डिस्कस करें? ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट, ये तो क्योंकि छोटे कम सेक्शंस वाला एक्ट था तो हमने इसे पूरा ही डिस्कस कर लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जिनमें नंबर ऑफ सेक्शंस बहुत ज्यादा है, चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, तो हम ऐसे वर्ड ऑन वर्ड नहीं डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन के हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद हम उनसे एसोसिएटेड जो एमसीक्यूज है उनको भी सॉल्व करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो आशा ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। नमस्कार।